इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हम आज पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था का लक्ष्मीकांत सर की बुक से क्वेश्चंस के माध्यम से। इससे पहले 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये जो पार्ट रहेगा वो भारत और इसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित रहेगा। क्योंकि इस बार नागरिकता चर्चा का विषय रहा था, इसीलिए यह लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम पढ़ चुके होते हैं और पढ़ने के बाद जब हम उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को लगाते हैं तो वो टॉपिक हमारा बेहद अच्छे से तैयार हो जाता है। तो पढ़ा सभी ने होगा, तो बस एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर अगर हम इन लेक्चर्स को देखें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास नंबर 4 है। ठीक है, ये क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज का जो विषय रहेगा वो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था पहला। ठीक है, राज्य जो कि भाषाई आधार पर बना था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कभी राज्य का नाम पूछ लेते हैं तो कभी वर्ष पूछ लेते हैं कि किस वर्ष बना था। तो 1953 में बना था। ठीक है ना। देखिए, हुआ ऐसा था कि 1948 में जो धर आयोग बना था और जेवीपी समिति बनी थी जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित थी। ठीक है, इसलिए बनी थी कि इनका भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए या नहीं। तो दोनों ने ही जो है ये सिफारिश दी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर काफ़ी जनता की तरफ से विरोध हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों का आक्रोश बढ़ा। फिर विवश होकर 1953 में आंध्र प्रदेश को जो है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। फिर आगे चलकर और राज्य भी जो थे वो गठन की मांग करने लगे भाषाई आधार पर। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, और फाइनली जो है वो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए। ठीक है, तो ये पूरा इस क्वेश्चन से संबंधित सारे फैक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से थे और आपको ये याद रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 1 में, जो कि भाग 1 से संबंधित है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यह पूरा जो व्यवस्था है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, तो ये व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। एक तो देश का नाम, ठीक है, और दूसरा उसकी राज्य पद्धति का प्रकार कैसा होगा। ठीक है, तो 2 बातों को ये स्पष्ट करती है। अगर पहली व्यवस्था के अनुसार देखा जाए, नाम के अनुसार, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें नाम को लेकर वो मतैक्य नहीं थे। किसी का कहना था कि ये जो परम नाम है भारत जाए, और कुछ का कहना था जो आधुनिक नाम है इंडिया उसको अपनाया जाए। इसीलिए संविधान सभा ने दोनों ही नामों को उसमें इंक्लूड कर दिया। जबकि दूसरी व्यवस्था के अनुसार यानी राज्यों का संघ होगा, इसकी बात करें तो ये राज्य पद्धति के प्रकार को सिद्ध करती है। ठीक है, अंबेडकर जी का कहना ये था कि जो इस उक्ति को रखने का उद्देश्य ये है कि जो है वो 2 व्यवस्थाओं, मतलब 2 तरीके से कारण बताए गए इसके। पहला तो एक ये था कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के मध्य कोई समझौता का परिणाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका संघ में है ना। और राज्यों को संघ से विभक्त होने का भी कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि विभिन्न राज्य से मिलकर ही हमारा पूरा देश बना है और इन विभिन्न राज्यों को इस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी जो पूरा देश है वो एक ही है। ठीक है, तो ये पूरा इसमें एक्सप्लेन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 100वां संविधान संशोधन 2015 अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये भारत व बांग्लादेश के मध्य क्षेत्र अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत इस जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 113 अंतर जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उनको भारत, मतलब 111 जो अंतर क्षेत्र वो भारत ने बांग्लादेश को दिए थे, और ऐसे ही 51 जो अंतर क्षेत्र थे वो बांग्लादेश ने भारत को दिए थे।
ठीक है। तो ध्यान रखना है 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था अधिनियम, और यह किससे संबंधित था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नए राज्यों के सम्मेलन व गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, देखिए इसमें जो व्यवस्था थी वो 2 इसमें संसद को शक्तियां दी गई थी, क्योंकि ये जो नए राज्यों का सम्मेलन व गठन है वो संसद की शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें 2 तरीके की शक्तियां संसद को दी गई। एक तो सम्मेलन यानी जो नए राज्य हैं उनका भारत संघ में शामिल करना। ठीक है, शामिल करना मतलब उनका अस्तित्व पहले से है, उनको शामिल किया जाना है। और गठन का मतलब नए राज्यों का गठन करना जिनका अस्तित्व पहले नहीं है और वह पहली बार ही अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये अधिकार जो है वो संसद का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान है वो है राज्यों का पुनर्सीमन। ठीक है, राज्यों का पुनर्सीमन, इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यों को नाम को बदलने के लिए संसद उत्तरदायी है। ठीक है, चाहे वो उनके नाम को, सीमा को परिवर्तित करना हो, है ना, तो उसके लिए संसद उत्तरदायी है। और इसके लिए जो संसद में उपस्थित एवं मत देने वाले बहुमत के द्वारा किया जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया की जाएगी वो सामान्य बहुमत से की जाएगी। ठीक है, सामान्य बहुमत से की जाएगी। ठीक है ना, ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है सामान्य बहुमत हो कि विशेष बहुमत हो। तो सामान्य बहुमत से ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 2 बातें और हमें याद रखनी है कि इस संबंध में जो अनुच्छेद 3 है वो 2 शर्तों का उल्लेख भी करता है। पहला चीज़ तो ये कि परिवर्तन से संबंधित कोई भी जो अध्यादेश रहेगा वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। तो यानी जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, मंजूरी है, वो आवश्यक रहेगी। ठीक है, इस तरीके के संशोधन के लिए या इस तरीके के जो है वो नियमों के लिए। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें तो संसद से पूर्व राष्ट्रपति जो है वो संबंधित अध्यादेश को उस राज्य के, जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है नाम या सीमाओं में, तो उसके विधानमंडल का मत जानने के लिए भी भेजेंगे। ठीक है, संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि जो राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर भी जोर दे रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है पॉलिटी पढ़ी होगी, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर दोबारा से चीज़ों को दोहराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टॉपिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नों को भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसकी व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसकी व्यवस्था की गई है, नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और अगर भाग की बात की जाए तो किस भाग में की गई है, ठीक है ना, तो किस भाग में की गई है, तो भाग 2 में की गई है। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसकी व्यवस्था की गई है, तो ये नागरिकता की व्यवस्था की गई है, और भाग 2 में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। वैसे तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं हमारे यहाँ वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं, जो जिन्हें हम नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है ना, तो वह भारतीयों को भी प्राप्त हैं, और वह किसको प्राप्त हैं, वह विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं वो हैं अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अधिकार, 16 के तहत, 19, 29 और 30। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29, 30 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीय को ही प्राप्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में
किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है ना। ये पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, कि एकल नागरिकता भारत में व्यवस्था की गई है, जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ चाहे वो किसी भी राज्य में व्यक्ति रहता हो, उसे सिर्फ भारत की नागरिकता मिलती है ना। लेकिन अमेरिका में क्या व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अगर न्यूयॉर्क में रहता है तो उसे न्यूयॉर्क की नागरिकता तो मिलेगी ही, साथ में उसे यूएसए की नागरिकता भी मिलेगी। ठीक है ना। तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। आगे देखते हैं, देशीकरण और नागरिकता देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि देशीकरण से अगर हमें नागरिकता प्राप्त करनी है तो क्या इसका तरीका हो सकता है? तो इसका तरीका हो सकता है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो देशीकरण की अगर हम बात करें तो यानी नागरिकता कई तरीके से हमें मतलब अर्जन हम कर सकते हैं। जन्म से कर सकते हैं, वंश के आधार पर की जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर की जा सकती है, प्राकृतिक तौर पर की जा सकती है ना, और क्षेत्र समाविष्टि के तौर पर की जा सकती है। उसी में एक जो है वो आपका देशीकरण भी होता है। और देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है वो क्या है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। देखिए, दोबारा से जो प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता प्राप्त करने की बात थी वो भी दोबारा से चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि जब सीएए आया था तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए बेहद जो ये प्राकृतिक रूप से नागरिकता जो प्राप्त करना का नियम था वो बहुत चर्चा में आया था। और इस नियम के तहत क्या था, वे लोग जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं वो प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बन सकते थे। ठीक है ना। और उन्हें कुल 12 वर्ष तक भारत में रहना था, कुल 12 वर्ष तक, जिसमें से 1 वर्ष तो वो पूर्व से रह रहे हों, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने के और नागरिकता के लिए आवेदन करने के, और पिछले 14 वर्ष से कम 11 वर्ष तक भारत में रह रहे हों, जिसे कम कर कर सीए के संबंध में जो चुनिंदा देश थे, है ना, जिनके लिए प्रावधान किया गया था, तो उन्हें 11 वर्ष से कम कर कर 5 वर्ष कर दिया गया था, और 1 वर्ष पूर्व का, तो यानी कुल मिलाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। हालांकि आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 6 में। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए तो ये है कि वे लोग जो पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर अगर भारत आए हैं, ठीक है, और यदि उनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें बात कही गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्ति के प्रकार हमने अभी देखा था, जन्म से, वंश से, है ना, और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, प्राकृतिक या फिर देशीकरण से। ठीक। तो ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, कितने वर्ष तक, है ना, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये लगातार अगर 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण करते हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो वो है 26 जनवरी 1950। ठीक है। क्या है? 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रखना है। यानी वह व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण करते हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता। तो किस परिस्थिति में या स्थिति में नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, और युद्ध के दौरान भी नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही कंडीशंस याद रखिएगा, तीनों ही स्थितियां याद रखिएगा। निर्वाचन, आपातकाल और युद्ध के दौरान किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, है ना, हमें बताना है लागू हुए थे। तो लागू होने की बात जो है वो 1949 में है, ठीक है ना। जबकि जो शेष बाकी के जो प्रावधान थे वो 1950 में जाकर लागू हुए थे, लेकिन जो नागरिकता एवं अन्य और भी प्रावधान थे इसमें वो लागू कर दिए गए थे 1949 में ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो यह बहुत चर्चा में रहा था और इसका जो वर्ष था वो था 1955, ठीक है। 1955 में भारतीय नागरिकता प्रदत्त के संदर्भ में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो कहाँ से अपनाई गई, तो हमने इसको लिया इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से हमने इस अवधारणा को ग्रहण किया, इंग्लैंड से किया, और ये इसकी हम बात कर चुके हैं कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएस में है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नागरिकता से प्राप्त मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाला एक सक्षम निकाय कौन सा है, तो वो है संसद, ठीक है। वो कौन सा है, वो है संसद, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट एक और फैक्ट की कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो 5 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। जबकि शेष जो प्रावधान थे, जो शेष नियम थे वो अनुच्छेद लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को अंततः, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता छोड़कर अन्य राष्ट्रों की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 9 के तहत है, ठीक है ना। क्योंकि इसके तहत वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा जिसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, ठीक है ना। तो यह व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 9 के तहत की गई है, ठीक। आगे देखते हैं, विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता जैसे अधिकार प्रदान करने के लिए समुद्र पारीय नागरिकता कब प्रदान की गई थी, समुद्र पारीय नागरिकता कब प्रदान की गई थी, तो हमको ये देखना है, ठीक है। तो यह की गई थी 2005। अब समुद्र पारी नागरिकता यानी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, तो वो कब प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी 2005 में, ठीक है। जबकि पीआईओ की बात करें यानी पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करें तो यह 2000 में ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन 2015 में जो है वो ओसीआई और पीआईओ इन दोनों को, ओसीआई और पीआईओ इन दोनों को मिलाकर जो है वो ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया, ठीक है ना, 2015 में। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर की बात करें तो इन्हें पूरी तरीके से नागरिकों वाले अधिकार नहीं होते हैं, जैसे आर्टिकल 16 के तहत इन्हें अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है। सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने के लिए जैसे जो राष्ट्रपति हैं, है ना, या इस तरीके के जो पद होते हैं उन पर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होते हैं, और वोटर रजिस्ट्रेशन भी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो इनको नहीं मिलते हैं। अगर डिटेल में आपको इस संदर्भ में जानकारी चाहिए तो हमारे ही चैनल पर, ठीक है, ओसीआई के संदर्भ में और पीआईओ के संदर्भ में पूरा डिटेल में वीडियो जो है वो अपलोडेड है, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के संवैधानिक आधार का अर्थ क्या है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के संवैधानिक आधार का अर्थ क्या है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करने में मूल संविधान में कुछ वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से, ठीक है ना। तो यह तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसको प्रदान करने से संबंध है, उसका अर्थ नागरिकता की संवैधानिकता का, और मूल संविधान में कुछ वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से भी इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जो नागरिकता से संबंधित थे। आगे देखिए, हमने इसमें करंट अफेयर को भी ऐड किया है, क्योंकि नागरिकता जो संशोधन बिल था जो आगे जाकर अधिनियम बन गया था, तो वो भी बहुत चर्चा में रहा था, और इससे इस बार की जो परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न आना निश्चित है, ठीक है। पूरी संभावना है कि इससे कोई एक प्रश्न अवश्य बनेगा नागरिकता से, इसीलिए यह
टॉपिक जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक यह जो सीएए था उस पर चर्चाएं चली थी, विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा था, चर्चा का विषय बना रहा था, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो नागरिक संशोधन बिल किसने पेश किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नागरिक संशोधन बिल पेश किया था अमित शाह ने, ठीक है। वर्तमान में ये किस पद पर हैं, तो वर्तमान में ये गृह मंत्री के पद पर हैं, ठीक है। तो अमित शाह ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागरिक संशोधन बिल विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में अभी इस टॉपिक में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमने पहले से ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में सीएए को पूरी अच्छे से डिटेल में कवर किया है। नागरिक संशोधन अधिनियम को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, उसके तर्क भी दिए गए हैं, उसके जो विरोध है उसका कारण भी बताया गया है, सारे महत्वपूर्ण जो उसमें बिंदु हैं उसको कवर करते हुए पूरा वीडियो बनाया जा चुका है। अगर डिटेल में पूरा दोबारा से अगर आपको रिवीजन के तौर पर टॉपिक देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि एक रिवीजन हमारा हो जाए और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं तो उनको भी हम देख सकें, ठीक है। तो नागरिक संशोधन बिल विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। ये 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं ये ध्यान में रखना है, अल्पसंख्यक को ही भारतीय नागरिकता इसमें दी जाएगी, ठीक है। पहला नागरिक संशोधन बिल कब आया था, तो 1955 में आया था, ठीक है ना। हमने जैसा भी देखा था कि पहला जो नागरिक संशोधन बिल था वो 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पास हुआ था, तो ये 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था और लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। यानी पहले ये राज्यसभा में पास हुआ है ना, पहले ये लोकसभा में पास हुआ, बाद में ये राज्यसभा में पास हुआ है 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल था, तो ये था 126वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है, ध्यान में रखना है 2019। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक संशोधन का सर्वाधिक विरोध किस राज्य में हुआ। देखिए, वैसे तो संपूर्ण देश में ही काफ़ी जगह क्षेत्रों में जो है वो इसका विरोध हुआ था, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा विरोध देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में इसका हुआ था और पूर्वोत्तर राज्य में भी सबसे ज़्यादा जो विरोध था वो असम के द्वारा किया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अवैध घुसपैठिया होते हैं, जो अप्रवासी होते हैं, जो अप्रवासी होते हैं उनकी जो प्रवेश की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि बांग्लादेश जैसे देशों से है ना और म्यांमार से भी रहती है। तो उस संदर्भ में असम के द्वारा सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो इस अधिनियम का, इस संशोधन का किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन 6 समुदायों को नागरिक संशोधन विधेयक में नागरिकता की चर्चा की गई है, देने की चर्चा की गई है, तो उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन हैं, ठीक है। मुस्लिम जो समुदाय है हमारा, उसकी चर्चा इस विधेयक में नहीं की गई थी, ठीक है, इस संशोधन में नहीं की गई थी और यही सबसे ज़्यादा विरोध का जो है वो कारण बना था कि इसमें मुस्लिम समुदाय को अलग थलग रखा गया। हालांकि सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है ना, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो मुस्लिम समुदाय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी ये 6 जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, ये जो है इनको शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किन अनुच्छेद या अधिकारों के हनन की बात उठी थी, तो अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना होने की बात करता है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है ना। तो इन सारे अनुच्छेद के उल्लंघन की बात, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात जो है वो उठी थी इस संशोधन अधिनियम के विरोध में, ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 है वो समता की बात करता है कि यानी कानून के तहत जो है वो सभी समान हैं और जो
15 अनुच्छेद है वो धर्म की भी बात करता है, धर्म जाति मूल वंश लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर जो है वो धार्मिक भेदभाव करते हुए मुस्लिम समुदायों को अलग रखा गया था लोगों के अनुसार, ठीक है, लोगों का ऐसा कहना था और इस संदर्भ में जो है वो विरोध किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संबंधित अधिनियम के विरोध पर सरकार का क्या पक्ष रहा था। तो यानी जो विरोध किया जा रहा था उस पर सरकार ने क्या तर्क दिया था, तो ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस्लामी संगठन गणतंत्र हैं, ठीक है, नहीं इस्लामी गणतंत्र हैं ये, यहाँ पे इस्लाम को जो है वो तवज्जो दिया गया है और यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो बहुमत में है, क्योंकि ये इस्लामी गणतंत्र है इसीलिए मुस्लिम समुदाय यहाँ पर बहुमत में है, जबकि जो संशोधन हुआ है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का यहाँ पर शोषण हो रहा है और उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसी तर्क को देते हुए सरकार का कहना था कि हमने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए यह संशोधन किया है, ठीक है, और मुस्लिम समुदाय को इस संशोधन में शामिल नहीं किया है जो अल्पसंख्यक हैं उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस तारीख तक अल्पसंख्यक समुदायों ने भारत में प्रवेश कर लिया है उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये है 31 दिसंबर 2014। ये तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिनियम के तहत छठी अनुसूची में वर्णित किन राज्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी जो ये संशोधन अधिनियम आया था इसके तहत जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में वर्णित किन राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हम पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुके थे, AMTM इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ जो है वो एक स्वायत्त जिला परिषद है, ठीक है, जिन्हें अपने यहाँ कोई भी कानून लागू करने या न करने का पूरा अधिकार होता है। इसीलिए यहाँ पर जो छठी अनुसूची में ये 4 राज्य हैं, यहाँ पर यह जो संशोधन के अधिनियम है वो अधिनियम के जो भी नियम है, जो भी कानून है, परिवर्तन है, वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इनर लाइन परमिट की अगर हम बात करें तो इनर लाइन परमिट में शामिल किन राज्यों में उक्त संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। मिजोरम तो खैर यहाँ पर जो हमारा छठी अनुसूची है उसमें भी है, लेकिन इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, उन पर भी यह जो प्रावधान है इस संशोधन के तहत वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जो मणिपुर की सरकार है, जो सरकार ने मणिपुर राज्य में भी इन प्रावधानों में रियायत देने की बात कही थी, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो ये एक तरीके का यात्रा दस्तावेज होता है, एक दस्तावेज की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें जाने के लिए उसकी अनुमति के लिए यह जो है वो दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि इन सारी चीज़ों को हमने अपने CA के वीडियो में अच्छे से कवर किया है, सारे डाउट्स को वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का ये प्रश्न एक प्रैक्टिस के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, और क्योंकि ये पॉलिटी हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब किसी भी टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ जो डाउट क्लियर है वो भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन होता है, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, और जब कन्फ्यूजन होता है तो परीक्षाओं में प्रश्न के गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सारी जो ये पूरा सीरीज़ लाए हैं वो प्रश्नों के माध्यम से लाए हैं, ताकि एक अच्छा रिवीजन हो सके, और रिवीजन के साथ साथ ये प्रक्रिया, ये प्रकृति भी पता चल सके कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो उठेंगे, ठीक है, विभिन्न टॉपिकों से, ठीक। तो ये वीडियो हमारा आज का यहीं समाप्त होता है। हमने नागरिकता और संघराज्य क्षेत्र संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और यह इनमें वो प्रश्न भी इंक्लूड हैं जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों को कई और तरीके से बदल कर, कुछ उसमें परिवर्तन कर घुमा कर पूछा जा सकता है। इसीलिए रिवीजन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर अगर होंगे तो प्रश्न कितना भी वो घुमा कर पूछे, हम कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो आज का वीडियो जो है वो हमारा यहीं समाप्त होता है।